बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम मोहम्मद काशिफ राना। बाय प्रोफेशन टीचर ही हूँ। बाकी मेरी क्वालिफिकेशन वगैरह वक्त के साथ साथ आप लोगों को पता चलती जाएंगी। इस चीज़ के ऊपर मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा। टीचिंग प्रोफेशन में आए हुए कोई 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है हमारा, और उस 8 इयर्स में मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फील्ड में 4 सब्जेक्ट टीच करता हूँ, जिसमें हमारे पास क्वांटिटेटिव मेथड्स, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, और साथ में कैफ लेवल के ऊपर FAR 1 और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग शामिल हैं। ये 4 सब्जेक्ट्स मैं CA में टीच करता हूँ। साथ में एक और इंस्टीट्यूट है हमारा, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट्स, पिपफा के नाम से। जैसे यहाँ पर आप लोग आई कैप के अंडर आ जाते हो, आई कैप की ही एक और सब बॉडी है पिपफा के नाम से। वहां पर भी मैं क्वांटिटेटिव मेथड का सब्जेक्ट टीच करता हूँ। क्वांटिटेटिव मेथड में तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई 10+ मेरे मैरिज सर्टिफिकेट्स हैं। उनमें से कोई हाफ मेरे आई कैप के अंदर हैं, मतलब CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फील्ड में है, और हाफ ही पिफा की फील्ड में है। और FAR 1 के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह से मैरिज सर्टिफिकेट मौजूद हैं। अब आप लोगों को जो सब्जेक्ट टीच करना है वो मैंने करना है क्वांटिटेटिव मेथड का। कुछ बैचेज में मैं क्वांटिटेटिव मेथड टीच करता हूँ, कुछ में मैं इंट्रो टू अकाउंटिंग टीच करता हूँ। कैफ हमारा चलता रहता है कि उसमें मेरे दोनों सब्जेक्ट्स हर सेशन में चल रहे होते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी एंड FAR 1 भी। क्वांटिटेटिव मेथड बहुत मजे का सब्जेक्ट है। इवन के बचपन से आप लोगों का इसके साथ पाला है, हर स्टूडेंट इसके बारे में जानता है। क्वांटिटेटिव मेथड मींस दैट मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इशू ये आ जाता है कि आपने 10th तक तो हर बच्चे ने ही ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, लेकिन जब आप लोग आते हैं ना इंटरमीडिएट के अंदर, तो इंटरमीडिएट के अंदर आकर आप लोगों को अगर मेडिकल की फील्ड में चले जाते हो तो वो बच्चे 2 साल के लिए उसको स्किप कर देते हैं। बाकी जो इंजीनियरिंग फील्ड वाले हैं वो तो इसको 7 साल लेके चलते हैं। आई डोंट केयर कि आप लोगों ने मेडिकल की फील्ड से हैं, आप इंजीनियरिंग की फील्ड से हैं, आपको इससे पहले कुछ आता है, आपको इससे पहले कुछ नहीं आता, मुझे जरा भी परवाह नहीं है। तो आपको भी नहीं होनी चाहिए। तो मतलब अगर आप लोगों को इस बात पे डराया जा रहा हो क्योंकि आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को क्वांटिटेटिव मेथड की समझ नहीं आएगी, तो गलत बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों को प्रीवियस नॉलेज जो आप लोग इससे पहले पढ़ के आए, मैं कभी नहीं कहूंगा कि ये चीज आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ी होगी, ये चीज आपने इंटरमीडिएट में पढ़ी होगी। नहीं, मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा। जो हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जो चीजें मौजूद हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो फार्मूलाज हैं, किस तरह से चीजों को लेके चलना है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। और मैं यहाँ पर इसीलिए मौजूद हूँ। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह 0 लेवल से लेके चलूंगा। जिस लेवल पे आप लोग मौजूद हो, तो मैं अपने आप को 0 पर लेकर आ जाऊंगा, ताकि मैं आप लोगों के साथ आगे बढ़ सकूं। और इंशाल्लाह हम लोग 100% पे पहुंच जाएंगे। लेकिन इसके लिए एक तो पेशेंस चाहिए। आपने थोड़ा सा पेशेंस रखना है, मेरे साथ साथ चलना है। ऐसा नहीं हो सकता कि परफेक्शन यूं आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। टाइम लगता है इस चीज के ऊपर, आपने सिर्फ टाइम देना है। जैसे ही आप लोग टाइम दोगे, परफेक्शन मैं खुद लेकर आ जाऊंगा। आपने सिर्फ इस बात पे फोकस रखना है कि जो काम हम लोग कर रहे हैं क्या वो हमें आता है, बस इतना। कि जो चैप्टर, जो सब्जेक्ट, जो लेक्चर्स हमारे कवर हो चुके हैं, क्या वो आते हैं। अगर आंसर है ना यस में, तो आप लोग बहुत अच्छे चल रहे हो और हम लोग बहुत अच्छे से इसको कवर करेंगे। लेकिन फ्यूचर के बारे में वो मैं खुद परेशान हूंगा आप लोगों के लिए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ऑलराइट, सिलेबस आपका टाइमली बेसिस पे बिल्कुल इन टाइम जाके कंप्लीट करूंगा। रिवीजन्स भी होंगी, आप लोगों के मॉक एग्जाम्स भी होंगे। मॉक एग्जाम्स मींस फुल बुक टेस्ट। और रेगुलर बेसिस के ऊपर हम एक डे डिसाइड कर लेंगे, और वीकली बेसिस के ऊपर हमारा टेस्ट होता रहेगा। तो उस वीक में हम लोगों ने जितना कुछ पढ़ा हुआ होगा, इवन के चैप्टर वाइज भी हम लोग चल सकते हैं, वो हम लोग डिसाइड कर लेंगे। लेकिन आपके टेस्ट की टू सक्सेस, तो अगर आप लोग टेस्ट स्किप कर लेंगे ना, तब मुझे नहीं पता चलेगा कि आप लोग किस लेवल पे मौजूद हो, इवन कि आप अपने एनालिसिस भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये बात है कि भाई QM का सिलेबस अच्छा खासा है, पढ़ने को बहुत कुछ है। हर चैप्टर में हजारों कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं, हर चैप्टर्स के अंदर। तो आप लोगों ने उसको बिल्कुल वैसे ही लेके चलना है। कोई बात नहीं है,
चाहे हजारों कॉन्सेप्ट ही क्यों ना मौजूद हों, जब हम लोग वन बाय वन, आप ऐसे समझे जैसे आपने सीढ़ियों पर से जाना है, लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हम जंप नहीं लेंगे। तो जैसे स्टेप बाय स्टेप हम चलते जाएंगे, सारी चीजें कवर होंगी। हम लोग ने ना सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करना है, हमने प्रैक्टिस भी बिल्कुल वैसी ही करनी है। विदाउट प्रैक्टिस आप कभी क्यूएम नहीं सीख सकते। मतलब मैं आपको एक फार्मूला बता दूं कि क्यूएम का ये हमारे पास फार्मूला है, ये चीज इस तरह से है, लेकिन जो प्रैक्टिस में क्वेश्चन मौजूद होते हैं ना, वो डिफरेंट डिफरेंट डाटा और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस के साथ आते हैं। तो हम लोग प्रैक्टिस के जरिए देखेंगे कि उन क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कैसे करना है। आप लोगों का क्वांटिटेटिव मेथड का पेपर सारे का सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। आपको पता ही होगा कि पीआरसी के तमाम पेपर्स ही आपके एमसीक्यूज बेस्ड हैं, ऐसे ही है ना, सिवाय चंद एक के जिसमें बीडब्ल्यूसीएस आ जाता है कि आपको कोई रिपोर्ट या लेटर वगैरह टाइप करना पड़ता है। अकाउंटिंग आ जाती है जिसके अंदर एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी आप लोगों को सॉल्व करना पड़ता है, उसके अलावा बाकी एमसीक्यूज हैं। लेकिन भाई क्वांटिटेटिव मेथड बड़ा ही कोई कमाल का सब्जेक्ट है कि ये कहता है ये लो 50 एमसीक्यूज हैं आपके पास और ये सारे एमसीक्यूज आपने सॉल्व करने हैं। जस्ट 50 एमसीक्यूज हैं आपके पास और विद इन 2 आवर्स आप लोगों ने उसको कंप्लीट करना होगा। हमारा पासिंग क्राइटेरिया 50% है हर सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो सीए के पीआरसी लेवल का है, कैफ लेवल का सब्जेक्ट है, इवन के सी फैब या एमएसए फाइनल लेवल्स के हैं। 50% क्राइटेरिया हमारा कि आप लोगों ने जस्ट जाकर 50% मार्क्स गेन करने हैं और आप लोगों ने कामयाब हो जाना है। ऑलराइट, तो 50% मार्क्स तो आप लोग गेन कर ही सकते हो, ऐसे ही है ना। तो इतनी एफर्ट हम लोग जरूर पुट कर सकते हैं कि हम लोग 50% मार्क्स पर हैं। देखिए भाई, आप सब लोगों का लेवल एक जैसा नहीं है, आप सब लोगों की मेंटल हेल्थ एक जैसी नहीं है। एक दूसरे को अपने साथ कंपेयर ना करो। आप अपनी सक्सेस के लिए तगोदो करो, आप अपना सफर लो और आगे बढ़ते जाओ। आपको नहीं खबर होनी चाहिए कि आपके दाएं बाएं वाले कितने आगे हैं कितने पीछे हैं, यहाँ पर किसी की परवाह नहीं करनी। देखो भाई, अगर एक क्वेश्चन एक पर्सन से नहीं हो रहा और आपसे हो गया है तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और अगर इसका रिवर्स है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों ने 50% मार्क्स तो हर हाल में लेने हैं, लेकिन अपने आप को 100% पे सेट जरूर जाके करेंगे कि हम लोग अपने आप को रिस्क पे ना रखें। लेकिन अब ये जरूरी नहीं कि तमाम बच्चे 100% क्वेश्चन ही सॉल्व करें, ये बात जरूरी नहीं है। किसी बच्चे के लिए कोई कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, वही कॉन्सेप्ट किसी दूसरे के लिए इजी हो सकता है। और ऐसा हो सकता है फ्यूचर में कोई और आपके लिए इजी हो जाए, दूसरे के लिए मुश्किल हो जाए। तो ये ना मिला जुला रुझान चलता है। ऐसा नहीं होता कि तमाम कॉन्सेप्ट हर बच्चे को अच्छे तरीके से समझ आ जाए, लेकिन मेरी तरफ से 100% एफर्ट होगी कि आप सब बच्चों को तमाम कॉन्सेप्ट 100% ही समझ आए। किसी भी किस्म का कोई डाउट हो, कोई ऐसी चीज जो आप लोगों को समझ ना आ रही हो, आपने आपका राइट है, आपने हैंड रेस करना है, मुझसे पूछना है और उसी टाइम पे पूछना है कि सर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया। और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट भी बिल्कुल ऐसा ही करेंगे कि जब भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा, कोई क्वेश्चन आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, तो आप लोगों ने फौरन मुझसे पूछना है और ये आप लोगों का राइट है और मैं आपको आंसर करूंगा उस चीज के लिए। ऑलराइट, शर्माना शुर्मुना अभी बिल्कुल नहीं है। मेरी क्लास में बैठने के लिए आप लोग शर्म को तो बाहर छोड़ के आया करो। मैं अपने हर क्लास में ये बात करता हूँ कि भाई सीखने के लिए बेशरम होना जरूरी है। मैं बेशरम हूं, मैं पढ़ाने के लिए आता हूं, मैं सबसे बड़ा बेशरम हूं। तो जब मैं बेशरम हूं तो आप क्यों नहीं? लेकिन ये चीज, हाँ, तो मेरे शागिर्द भी तो वैसे ही होने चाहिए ना मेरे जैसे। तो भाई अगर आप लोग शर्म वगैरह रखते हैं तो गेट के बाहर छोड़ कर आना, वापसी पे जरूरत हो तो उठा लेना, लेकिन अपनी अपनी शर्म। ओके, क्लास में रिलैक्स माहौल, चिल रहो। आप पे डिपेंड करता है कि भाई मेरा बिहेवियर कैसा रहेगा, आप पे डिपेंड करता है। जैसा आप मेरे साथ बिहेव करेंगे, मैं आपके साथ वैसा बिहेव करूंगा। आप चाहेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से आके यहाँ पे बड़े रिलैक्स मूड में पढ़ाऊंगा। आप चाहेंगे तो मैं खड़ूस भी बन जाऊंगा। आप चाहेंगे तो मैं आऊंगा सिर्फ पढ़ा के चला जाऊंगा। आप क्या चाहेंगे? रिलैक्स मूड में चलें? तो ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आपने मुझे ऐसा ही रखना है कि हम लोग रिलैक्स मोड में इंजॉय करें, साथ साथ कॉन्सेप्ट पढ़ें। पता चले कि आपको अगले दिन इस 1 घंटे का इंतजार हो कि क्यूएम का लेक्चर कब हो। ओके, कि हम लोग हंसी मजाक भी खूब करेंगे, लेकिन आप लोगों ने हंसी मजाक मेरे साथ करना है, आपस में बातें नहीं करनी।
ये 1 घंटा आपके 24 घंटों में से ये जो 1 आवर है ना, ये आपका मेरे नाम और मेरा ये टाइम आप लोगों के नाम है। ओके, आपस की बातें बाद में कर लेंगे हम लोग, लेकिन इस 1 आवर के अंदर आप लोगों ने मेरे साथ जो बातें करनी है कर लीजिए। क्लियर? इतना तो आप टाइम दे ही सकते हो कामयाब होने के लिए, दे दोगे इतना टाइम? चलें फिर, मैं भी आपके साथ हूं। फिर सिलेबस की बात करें अगर हम लोग, तो बेटा सिलेबस में इन टोटल है हमारे पास 15 चैप्टर्स। इंपॉर्टेंस की बात करें तो सारे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं भाई। आपको ना सीए के अंदर बहुत से लोग मिसगाइड करने के लिए आएंगे, जरा भी नहीं परवाह करनी कौन क्या कह रहा है। अब इसका यह मतलब नहीं मेरे बिना सुनो कि सर ने कहा था किसी की नहीं सुननी तो आपकी क्यों सुनो, आगाज ही आपसे कर लेते हैं। ओके, तो भाई आपके जो सीनियर्स वगैरह और इस किस्म की चीजें, देखिए आप लोग मैट्रिक के एग्जाम देकर आए, आप एफएससी के एग्जाम देकर आए, आपको पता है कि आप एक ही पेपर तमाम स्टूडेंट सॉल्व करके बाहर निकलते हैं, कुछ हंस रहे होते हैं कुछ रो रहे होते हैं। वही पेपर कुछ के लिए मुश्किल होता है कुछ के लिए इजी होता है, जिसका जैसा एक्सपीरियंस उसने वैसे आपको गाइड करना है। और सारे मुझसे थोड़ी ना पढ़े हुए हैं, ये आपको कंपेटिटिव एज है कि आप मुझसे पढ़ रहे हो और ये आप लोग नोट करोगे। तो भाई अगला बंदा अगर आपसे कह रहा है ना कि क्यों मुश्किल है, इट मींस दैट उसके लिए मुश्किल है। इसका ये मतलब नहीं है कि भाई मेरे लिए भी मुश्किल है। वो अगर कह रहा है ना कि मेरा तो क्यों में इंटरेस्ट ही नहीं पैदा हो रहा, भाई उसका नहीं होता होगा, हमारा तो होता है, हमारा तो फेवरेट सब्जेक्ट है और मैं आपका ये फेवरेट सब्जेक्ट बना के रहूंगा। अभी नहीं भी हुआ ना, मैं बनाऊंगा इसको फेवरेट। ओके, तो भाई ये चीज माइंड से बिल्कुल निकाल दो कि क्यूएम नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? क्यूएम में लोग टॉप करते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? जो टॉप करते हैं उनके सरों पे कोई सींग नहीं होते, उनके पास भी वही एक ही दिमाग होता है, वो भी बिल्कुल आप जैसे ही होते हैं। आप जैसों में से जाके टॉप कर देते हैं, तो टॉप ना सही पास तो कर ही सकते हैं। क्या ख्याल है भाई? अगर पास करना है तो क्या टेंशन लेके पास करें? रिलैक्स मूड के साथ पास कर लेंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ना है लेकिन पागल नहीं होना। ये ना हो कि दीवाना वार आप मेहनत करते जा रहे हो, अगले दिन पता चले जैसे मैं कुछ दीवानों को पढ़ा रहा हूं, तो ऐसा ना फील हो मुझे। दीवाना नहीं बनना आप लोगों ने, मजनू नहीं बनना आप लोगों ने। सिर्फ डेली का काम डेली बेसिस पे करना है और आप कामयाब हो जाएंगे। आपको अपने ऊपर ज्यादा बर्डन लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए भाई मैं हूं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आपने सिर्फ मेरे साथ साथ चलना है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं जो मैं कर रहा हूं आपने सिर्फ वो काम करके आना है। इंपॉर्टेंस हर चैप्टर की इक्वल है, लेकिन अब इसका यह मतलब ही नहीं कि चैप्टर 1 पे मुझे जितना टाइम लगेगा 2 पे भी उतना ही लगेगा, 3 पे भी उतना ही लगेगा, ऐसा नहीं है। क्या कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको पढ़ाने में हो सकता है मुझे 10 से 15 दिन भी ले जाऊं, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं जो 2 दिन में खत्म हो जाते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है आप लोग ये सोचो कि ये क्या बात है, इस चैप्टर पे 15 दिन लगा दिए, इस चैप्टर पे 2 दिन लगा दिए। हर किसी में नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स देखे जाते हैं, कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स भी इसमें मौजूद हैं। तो अगर वैसे अगर मैं आपसे बात करूं ना कि आउट ऑफ 15 तो पढ़ने वाले चैप्टर सिर्फ 5 से 6 हैं जिसने हमारा सही से टाइम लेना है। उसके अलावा बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं वो सिर्फ 2-2 3-3 दिन के चैप्टर्स हैं, उनमें कॉन्सेप्ट्स भी वैसे ही हैं। तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं होगा कि आप लोग ये कंपैरिजन करो कि भाई पिछले 3 माह में तो सर ने हमें सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ाए हैं, तो अगले 1 माह के अंदर 11 चैप्टर कैसे पढ़ा दिए। वैसे एग्जाम्पल दिया, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, वैसे एग्जाम्पल दिया है। तो वो वेटेज के लिहाज से है भाई, क्या उनको उतना टाइम रिक्वायर्ड था तो मैंने उसके ऊपर उतना टाइम लगाया है। नेक्स्ट चैप्टर्स इतनी वेटेज नहीं रख रहे, वो 2-2 3-3 दिन के चैप्टर्स हैं, तो लाजिम बात है 1 महीने में 10 चैप्टर भी मैंने फड़का देने हैं। ओके, लेकिन हम लोग इंशाल्लाह एक सिस्टमैटिक वे में चलेंगे कि आप लोग भी कहेंगे कि वाकई बिल्कुल सही से हमारा सिलेबस कवर हो रहा है। ऑलराइट, अच्छा, अब चैप्टर्स में कौन कौन से चैप्टर्स वगैरह हैं तो आप कौन सा जानते हो इन चीजों को, तो डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे ही हर चैप्टर पे हम लोग चलते जाएंगे तो हम लोग उनको डिस्कस भी कर लेंगे कि भाई कौन से चैप्टर्स में हम लोगों ने क्या कुछ पढ़ना है। यहां पर ना इन चैप्टर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट 6 चैप्टर्स हमारे पास है मैथमेटिक्स से रेलिवेंट, एंड लास्ट के जो 9 चैप्टर्स है ना, चैप्टर नंबर 7 टू चैप्टर नंबर 15, वो है स्टैटिस्टिक्स से रेलिवेंट, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। भाई आपके लिए ये एक ही चीज है,
आप इसको अलग अलग ना करो। आपके लिए क्यूएम है और 15 चैप्टर्स हैं जो कि आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। ऑलराइट, इनमें से कुछ मुश्किल भी हैं, कुछ आसान भी हैं, कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जिनको आप बचपन से जानते होंगे, कुछ ऐसी भी होंगी जो फर्स्ट टाइम आके पढ़ रहे होंगे। मैंने कहा कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है। इवन के आप में से कितने मेडिकल वाले हैं? क्या बात है, मेरे फेवरेट स्टूडेंट होते हैं ये। सही बात है भाई, आप लोग मेडिकल से आए हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि आप लोगों ने 2 साल क्यूएम नहीं पढ़ी हुई, कोई टेंशन नहीं है। मैंने जीरो से लेके चलना है। यहाँ पे जो कुछ भी यूज होगा भाई मैं ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे जिंदगी में आपने कभी नहीं पढ़ा। और जो बाकी लोग बैठे हुए हैं अपनी एफिशिएंसी मुझ पे मत झाड़िएगा। मैं आपका उस्ताद हूं। तो आप ये मत समझिएगा कि हम तो इंजीनियरिंग के फील्ड के हैं तो हम बहुत कुछ जानते हैं, तो मेरे रास्ते में आने वाला ऐसा स्पीड ब्रेकर दूंगा कि आपके दांत टूट जाएंगे। तो वो बच के रहिएगा। मतलब आप ठीक है मेरे साथ साथ चल सकते हैं, लेकिन अपना प्रीवियस नॉलेज चार्टर्ड अकाउंटेंसी में यूज ना कर। बहुत सी चीजें काफी डिफरेंट वे में होती हैं। हमने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। आप मेरे सामने ऐसे बैठे हैं जैसे ब्लैंक हैं बिल्कुल, और जैसा मैंने आपको बताना है आपने बिल्कुल वैसा चलना है। तो इंशाल्लाह आप लोग सक्सेसफुल होंगे। आपके लिए 50% मार्क्स लेना कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। आप इंशाल्लाह विद कॉन्फिडेंस वहां पर जाकर बैठेंगे एग्जाम में, और अपना पेपर उसी टाइम पे आपको पता होगा कि ये पास है। ऑलराइट, आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सिलेबस। द फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिकल इक्वेशंस एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। बेसिकली ये जो चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 है ना, इन्होंने थोड़ा बहुत मिक्सिंग कर दी है। तो हम इसको एक ही चैप्टर पढ़ के भी समझ सकते हैं, या हम लोग यूं करेंगे कि चैप्टर नंबर 1 आप ऐसे समझे जैसे मैं सिर्फ कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूंगा, और चैप्टर नंबर 2 में जाके मैंने इक्वेशंस की बात कर लेनी है। इन्होंने मिक्स कर दिया है थोड़ा सा। हम लोग ना इसको जरा अलग अलग लेके चलेंगे। हमारी नजर में चैप्टर नंबर 1 होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम, और चैप्टर नंबर 2 होगा इक्वेशन से रिलेटेड। क्लियर? और इन्होंने फिर चैप्टर नंबर 2 भी इक्वेशंस का ही है, लेकिन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर दी। तो हम इन टोटल इक्वेशंस एक ही चैप्टर में पढ़ लेंगे कि वो हमारा चैप्टर नंबर 2 है। बात क्लियर हो गई? अच्छा, क्यूएम के लिए भाई की टू सक्सेस आपका कैलकुलेटर। ये ऐसे समझें जैसे मैदान जंग में एक सिपाही जाता है ना, तो वो अपनी बंदूकें साथ लेके जाता है, या आपकी बंदूक। और अगर आप ये नहीं लेकर जाएंगे आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। मतलब निहत्ते नहीं चले जाना, खाली हाथ मैदान जंग में नहीं चले जाना। वो एग्जामिनेशन सेंटर आपका मैदान जंग है, और उसके लिए प्रेपरेशन के लिए जो आपके पास हथियार होना चाहिए वो आपका कैलकुलेटर है। और हम लोग कुछ ऐसा ही कैलकुलेटर यूज करते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर। किसी स्टूडेंट के पास नहीं है, विद इन 1 और 2 डेज आपने ये परचेज करना है, और ये आपका एसेट है। ये इंशाल्लाह लाइफ टाइम आपके साथ चलेगा। कोई भी सब्जेक्ट इसके बगैर नामुमकिन हो जाता है सॉल्व करना, और मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा नहीं है ये सिर्फ क्यूएम में आपका साथ देगा, इसने अकाउंटिंग में भी आपका साथ देना है, इसने कैफ में भी आपका साथ देना है। तो अगर ये कोई आपको 12, 1500, 1800, 2000, 2500 जितने का भी मार्केट में मिले, मेरा कौन सा इंटरेस्ट है, आपने ले लेना है। तो ये आपके बाद में बड़ा काम आएगा। लेकिन लेते हुए इस बात का ख्याल रखना है, हमें ना चाहिए साइंटिफिक कैलकुलेटर ऐसा जो आई कैप ने अलाउ किया हुआ है। तमाम साइंटिफिक कैलकुलेटर भी आई कैप ने अलाउ नहीं किए। वैसे कंपनी कुछ भी हो सकती है, मोस्टली कैसियो यूज कर रहे होते हैं हम लोग, लेकिन कैसियो के अलावा कंपनी कुछ भी हो सकती है। चाइना के बहुत ज्यादा आजकल मिल रही हैं, लेकिन जो उसका मॉडर्न होना चाहिए ना, वो आपके पास होना चाहिए FX 991 ES प्लस। अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि मॉडल आप लोगों के पास ये हो, लेकिन परचेज करते हुए ना काफी सारे वो डुप्लीकेट्स वगैरह भी मौजूद होते हैं, तो लाजमी बात है आपके पैसे भी बहुत कीमती हैं। तो परचेज करते हुए आप लोगों ने कुछ बातें ना वहां पे नोट कर लेनी है कि कैलकुलेटर सेम सेम होता है, लेकिन कुछ फंक्शन ना कम होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने ये देखना है कि ये जो फर्स्ट की है ना, शिफ्ट की, इसके नीचे इक्वल टू का साइन होना चाहिए, ये रेड कलर में। अक्सर कैलकुलेटर में ये नहीं है। अगर ये ना हुआ तो हमारे किसी काम का नहीं है। आप लोगों ने ये चीज नोट कर लेनी है कि शिफ्ट की के नीचे ये जो कैलकुलेशंस की है ना, इसके ऊपर
ये रेड कलर में इक्वल टू का साइन होना चाहिए। फिर 1 के ऊपर स्टैटिस्टिक्स, 1 की के ऊपर स्टैटिस्टिक्स लिखा होना चाहिए। ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों ने नोट कर लेनी है। यहां पर ये देखें, जहां ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं वहां पर ये एक्स की ये तो मोस्टली हर कैलकुलेटर में हमें मिल जाती हैं। हमें कोशिश करनी है कि कुछ इस तरह का कैलकुलेटर आप लोगों को नजर आए, वो जाके आपने परचेज कर लेना। और ये हर अच्छी बुक शॉप के ऊपर अवेलेबल होता है, जहां से रीजनेबल प्राइस में मिले आप लोगों ने वो परचेज कर लेना है। तो डुप्लीकेट्स वगैरह बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, थोड़ी सी केयर कीजिएगा कि चीज लेते ही ना पता चल जाता है कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो थोड़ा इस बात का ख्याल, 2-4 मॉडल आप लोगों ने जरूर देखनी है और उसमें से सिलेक्शन कीजिएगा। अच्छा, आजकल जो न्यू मॉडल आ रहे हैं ना, वो सेम इस कलर में नहीं है, सिल्वर कलर में, ब्लैक कलर में आ रही हैं। तो वो ब्लैक कलर में भी अवेलेबल है, लेकिन ये ख्याल रखना है कि हम लोग ने ES मॉडल लेना है। वो जो दूसरा होता है ना हमारे पास, वो आता है EX, बाकी सारा सेम होता है, FX991EX+। वो जो X+ है ना, वो अलाउ नहीं है आई कैप में, वो रोक लेंगे उस चीज को। तो फिर आप लोग खाली हाथ ही पहुंच जाएंगे, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे आप लोग। इस बात का ख्याल कर लेना है कि आप लोगों के पास ES मॉडल होना चाहिए। आई होप कि ये बात आप सब बच्चों को क्लियर हो गई होगी। तो आप लोगों ने विद इन 1 और 2 डेज अपना ये कैलकुलेटर जरूर ले लेना है। अभी के लिए जो मैं स्टार्ट करूंगा, मैं कोशिश करूंगा हम ऐसा कोई चैप्टर पढ़ें जिसमें अभी कैलकुलेटर का ज्यादा इस्तेमाल ना आ रहा हो, ताकि आप लोग सारे बच्चे अपने अपने कैलकुलेटर परचेज कर लें। ओके, ये बहुत कीमत, मतलब ये आप लोगों का पैसा जाया नहीं हो रहा। इंशाल्लाह आपने इससे इतना रिटर्न लेना है कि ये कैलकुलेटर अब हो सकता है अगली नस्ल तक भी चला जाए। अगर आप लोग हिफाजत से लेके चलो तो पता चले आपका बेटा भी यही यूज कर रहा है जो आप कर रहे थे। क्या बात है, हैं? अच्छा, अब बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम, अच्छा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, कॉन्सेप्ट्स वगैरह हमारे पास ऐसे हैं जो मतलब काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लेकिन जहां पर हम लोग अपने सिलेबस के मुताबिक रहेंगे। हम ना किसी भी चीज को बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाके देखेंगे क्या पता चले कि हमें उससे कुछ हासिल नहीं हो रहा, मार्क्स या एग्जाम्स में कुछ भी नहीं आ रहा और हम लोग जस्ट अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं होगी। हम लोगों ने ना अपने टाइम को, अपने मार्क्स को साथ साथ लेके चलना है। जो भी कॉन्सेप्ट होगा, जितना रिक्वायर्ड होगा ना, मैंने आपके पास उतना ही डिलीवर करना है। हो सकता है उसकी एक्सपेंशन भी मौजूद हो, लेकिन अगर हमारे सिलेबस से रेलिवेंट नहीं है तो मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा। बात क्लियर हो गई? आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह आंसर कर दिया करूंगा। लेकिन हम कोशिश होगी हमारी कि हम लोग ना बिल्कुल अपने सब्जेक्ट्स के रेलिवेंट ही स्टडी कर रहे हों, अपने ऊपर ज्यादा बर्डन वगैरह ना लेकर आए, चीजें बहुत ज्यादा ऐसी ना लेकर आ जाएं कि दूसरों के लिए समझना मुश्किल हो जाए। लेकिन आपका सिलेबस है ना सपोज इस लेवल पर, तो मैंने आपको इधर या इससे नीचे नहीं रखना, मैं इस लेवल से ना थोड़ा सा ऊपर आप लोगों को रखूंगा कि एक कंपेटिटिव एज आप लोगों के पास हासिल हो, कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानते हैं। आप लोगों को शॉर्टकट्स बताऊंगा कि कुछ सी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट मेथड हमारे पास क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन को लॉन्ग वे में जाके सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व होगा। लेकिन हमारे पास क्योंकि पेपर एमसीक्यू बेस है, नॉलेज अपनी जगह पे भाई, आप सब लोगों को नॉलेज बहुत मुबारक हो, लेकिन लोगों ने आपका नॉलेज उस टाइम पे देखना है जब आप उन्हें बताओगे कि क्यों पास है। Am I right? आप उसे कहो कि मेरे पास नॉलेज तो बहुत सारा है लेकिन मेरा क्यूएम फेल है, क्या वो यकीन करेगा आपकी बात पे? तो हम लोगों ने अपना क्यूएम पास भी करना है, साथ में नॉलेज भी गेन करते रहेंगे हम लोग। तो भाई हम लोगों ने मार्क्स की जंग के लिए लड़ना है कि हर वो काम जिसमें हमें पता हो मेरे 2 मार्क्स कैसे सिक्योर हो सकते हैं, मैंने वो काम करना है। गॉट इट? जी। अब हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं सबसे पहले अपने पास कोऑर्डिनेट सिस्टम। भाई बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा कोई फर्क नहीं पड़ता। कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास बेसिकली 2 तरह का होता है, एक होता है 2 डायमेंशनल और दूसरा होता है 3 डायमेंशनल। सबसे मजे की बात, 3 डायमेंशनल सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, हम लोग डिस्कस ही नहीं करेंगे। और ऐसे टॉपिक मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आपको भी लगने चाहिए, नहीं है ना? तो आते हैं 2 डायमेंशनल पर। 2 डायमेंशनल में हम लोगों ने ना 2 एक्सिस को देखना होता है, और वो 2 एक्सिस हमारे पास होती हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर 3 डायमेंशनल हो तो उसके साथ जी एक्सिस भी साथ में आ जाता है,
लेकिन अब हम उसके बारे में डिस्कस ही नहीं करेंगे कि वो किस तरह से है, कैसे है। आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपसे उसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। और चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंशाल्लाह आप बहुत जल्द चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, तो आपको इतना कुछ जानने की जरूरत भी नहीं है, ये आपका काम नहीं है। तो हम लोग बात करेंगे इस 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की, जिसमें हम लोग बात कर रहे होते हैं 2 एक्सिस की। और वो 2 एक्सिस हमारे पास कौन से हैं? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखिए भाई, ये 2 एक्सिस आपके पास 2 स्ट्रेट लाइंस हैं बेसिकली। इनमें से जो एक्स एक्सिस है, अच्छा ये कंफर्म है कि हमेशा एक्स एक्सिस इधर ही रहेगा, मतलब आप लोग इसको अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। एक्स एक्सिस जो हमारे पास होता है ये बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर आपके पास बुक्स हो तो साथ साथ जो एक्स्ट्रा चीजें मैं लिखता हूं ना, वो जरूर लिख लिया करेंगे अगर आपके पास बुक्स वगैरह हो तो। जो हमारे पास एक्स एक्सिस है वो बेसिकली हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो वाई एक्सिस होता है इस ये होती है हमारे पास एक वर्टिकल लाइन। अच्छा देखिए भाई, कभी कभी वो एक्स एक्सिस का नाम ले लेता है, हमेशा समझ आइएगा इस तरह की लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ये एक्स एक्सिस है। कभी कभी वो वाई एक्सिस की बात करता है, तो हमेशा आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये एक वर्टिकल लाइन, ये हमारे पास वाई एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमेशा जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहां पर एक दूसरे से मिलते हैं उस पॉइंट को क्या कहना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो कोई सी भी 2 स्ट्रेट लाइंस का हो सकता है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। इसका स्पेसिफिक नेम है और इसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन। पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और डिनोट करते हैं हम इस पॉइंट को कैपिटल ओ के साथ। ओ स्टैंड्स फॉर ओरिजिन। इस पॉइंट को हमेशा इसका सेम यही नेम है, क्या? पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या होता है? अ पॉइंट वेयर एक्स एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर। अब देखो कैसे डेफिनेशन तैयार हो गई, ऐसे ही है ना? तो क्या ये इसको अलग से नोट करने की जरूरत है? क्या कभी फ्यूचर में आपसे पूछें तो क्या आपको पता नहीं होगा कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है? क्या है? A point where x and y axes intersect each other is known as point of origin। और पॉइंट ऑफ ओरिजिन पर दोनों एक्सिस की वैल्यू 0 होती है। x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। पॉइंट ऑफ ओरिजिन पर दोनों एक्सिस की वैल्यूज 0 होंगी। ऑलराइट। अच्छा, जब इसको हम लोगों ने वैल्यू करना हो तो इसका ना एक स्पेसिफिक मेथड है वैल्यू के करने का, मतलब आपने उसी मेथड को ही फॉलो करना होगा। तो इन पॉइंट्स के लिए ना हम लोग हमेशा ये देखें, वैल्यूज को कुछ इस तरह से लिखते हैं कि एक तो आप लोगों ने ब्रैकेट्स में इनक्लोज करना है इसको, स्मॉल ब्रैकेट में। और हमेशा सबसे पहले आप लोगों ने लिखनी है एक्स की वैल्यू, फिर इसको सेपरेट करना है कोमा लगाकर, और बाद में आप लोगों ने हमेशा लिखनी होगी y की वैल्यू। अब ये कंफर्म है कि कोई भी ऐसा पॉइंट मैं आपको दूंगा तो दिखते ही आपको पता चल जाएगा कि उसमें x की क्या वैल्यू है और उसमें y की क्या वैल्यू। पर अगर मैं यहां पे ये लिखूं एक पॉइंट 2 एंड 3, और एक पॉइंट मैं आप लोगों के सामने लिखूं 3 एंड 2, तो दोनों सेम सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट हैं। क्या फर्स्ट पॉइंट में x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, सेकंड पॉइंट में x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, जबकि पॉइंट ऑफ ओरिजिन में हम लोगों ने क्या कहा? x एंड y बोथ आर 0। तो उस पॉइंट को, पॉइंट ऑफ ओरिजिन को हम लोग कैसे जाके नोट करेंगे? 0 एंड 0। बात क्लियर हो गई? कोई डाउट? कोई डाउट? अच्छा भाई, कोऑर्डिनेट सिस्टम,
अगर इजी वे में आप लोगों को समझाऊं ना, आप ऐसे समझे जैसे ये जमीन है, ऑलराइट, जैसे हम लोग जिस जमीन पर रहते हैं ये किस्म की जमीन है, और इधर फिर आप लोग देखें हम लोगों ने इस अर्थ को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब कंट्रीज के हिसाब से आ गए। कि अगर मैं आपसे आपकी लोकेशन पूछूं कि आप भी कहाँ पे रहते हो, तो आप मुझे कहेंगे सर हम पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान में कहाँ रहते हो? हम लाहौर में रहते हैं। लाहौर में कहाँ रहते हो? एक स्पेसिफिक पॉइंट पिन आउट कर दोगे कि भाई मेरा घर यहां पर है। एम आई राइट? कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बेसिकली डिफरेंट पॉइंट्स की लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफरेंट पॉइंट्स की लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है। क्या मतलब कि अगर मैं यहां पे कहूं कि भाई मेरे पास एक पॉइंट है दिस वन, अब आप लोग देखें जिस तरह हम लोगों ने पाकिस्तान में डिफरेंट सिटीज, ये लाहौर है, ये इस्लामाबाद है, ये कोयटा है, ये मुल्तान है, ये कराची है, यहां पर भी हर एक पॉइंट का अपना कोई नेम आ जाएगा। वो नेम आप लोगों ने रखने हैं ABC अप टू Z कैपिटल लेटर्स के अंदर, और हर किसी का नेम डिफरेंट डिफरेंट लेकर रख देना है। मैं आपके पास एक लाहौर मौजूद है, क्या पाकिस्तान में कहीं और लाहौर है? तो बस कोऑर्डिनेट सिस्टम इस बात का ख्याल रखना कि किसी एक पॉइंट का नाम अगर ए आ गया, इसी में मौजूद किसी दूसरे पॉइंट को आपने ए नहीं कहना, ए से लेके जी तक कोई भी नेम कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपने ये तो कह दिया कि भाई मैं लाहौर में रहता हूं। अब अगर मैं आपसे ये पूछूंगी भाई लाहौर में कहां पे रहते हो, तो आपने मुझे आगे की डिटेल्स भी बतानी है। अब हमें ये पता चल गया कि हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये एक पॉइंट मौजूद है, लेकिन इस पॉइंट का नाम क्या है? हम कहेंगे पॉइंट ए। ये बात क्लियर हो गई? इसी तरह अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई मेरे पास एक और पॉइंट ये मौजूद है, ये भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर है, इसका नाम क्या है? हम इसको नाम दे देंगे पॉइंट बी। अब देखो अलग अलग से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम इसको अलग अलग से। एक और पॉइंट मेरे पास आ जाए, सपोज कि मैं इसे यहां पर लेकर आ जाऊं, ये मेरे पास बनेगा पॉइंट सी। इसी तरह अगर एक पॉइंट मेरे पास इधर हो, इसको मैं कहूंगा पॉइंट डी। अगर आप इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को थोड़ा गौर से देखो, तो मैंने ना इसको 4 डिफरेंट बॉक्सेस में डिवाइड किया हुआ है। एम आई राइट? 4 डिफरेंट पार्ट्स में हमने इस टोटल को डिवाइड किया है। ये जो इसके डिफरेंट सेक्शंस हैं या पार्ट्स हैं, इसको कहा जाता है क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं इसको? क्वाड्रेंट। तो टोटल आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अगर आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 डायमेंशनल प्लेसेस के ऊपर है, तो टोटल 4 क्वाड्रेंट मिलने हैं आप लोगों को। अब ये है आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट वन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आपकी मर्जी भाई नहीं चलनी, ये बात याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है आप अपनी मर्जी से नेम कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी मर्जी से तो घर में दाल भी नहीं बनती, तो मैथमेटिक्स के फार्मूलाज कैसे आ सकते हैं? सही कहा है ना? क्योंकि आप दाल की ऑफर ही नहीं करते हैं ना। कभी मम्मा ने पूछा हाँ बेटा आज क्या बनाए, और आपने कहा दाल बनाई, ऐसा होता है? होता है? बड़े कोई गरीब लोग हैं आप। अच्छा, जब कभी ऑफर करनी हो तो ऑफर हमेशा अच्छी अमाउंट की किया करें और अच्छी चीज की किया करें। अच्छा जी, क्वाड्रेंट फर्स्ट, उसके बाद आप लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे यहां पर, और क्वाड्रेंट 2 हमारे पास होगा, दैट वन। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के वो अपोजिट से में आप लोगों ने मूव करना है। ये आएगा आपके पास क्वाड्रेंट 3, ये आएगा आपके पास क्वाड्रेंट 4। अब हर क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज है ना वो डिफरेंट डिफरेंट है हमारे पास। अगर आप लोग देखें तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन पर एक्स एंड वाई की वैल्यूज 0। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि ऑन एक्स एक्सिस लेफ्ट टू राइट वैल्यूज इंक्रीज करती। क्या? ऑन एक्स एक्सिस लेफ्ट टू राइट वैल्यूज इंक्रीज करेंगे। अब देखिए अगर यहां पर मेरे पास 0 है पॉइंट ऑफ ओरिजिन पर, तो जैसे ही मैं जरा राइट हैंड साइड पे मूव करूंगा ना, तो वैल्यूज इंक्रीज करेंगी। तो देखो 5, 10, 15, 20, 25 पॉजिटिव वैल्यूज मौजूद होती हैं, जबकि पॉइंट ऑफ ओरिजिन की लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। अब यहां पे देखो -5, -10, -15,
-20। अब ये नहीं है कि ये वैल्यूज इंक्रीज होती जा रही हैं, नेगेटिव वैल्यूज मैग्नीट्यूड में तो आपको ग्रेटर नजर आएंगे, लेकिन बेसिकली वो स्मॉलर वैल्यूज होती हैं। मतलब अगर मैं आपसे कहूं 25 एंड 20 विच वन इज ग्रेटर? 25। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं -25 एंड -20 विच वन इज ग्रेटर? -20। ऑलराइट, तो ये देखो, ये सबसे स्मॉलर वैल्यू, फिर उससे ग्रेटर, फिर हमारे पास उससे ग्रेटर, उससे ग्रेटर, ये नेगेटिव कम होते होते जीरो पर, जीरो से पॉजिटिव हो जाती है। तो भाई मैं अगर इसको समराइज करूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन की लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स की वैल्यू नेगेटिव एंड पॉइंट ऑफ ओरिजिन की राइट हैंड साइड पर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव। एम आई राइट? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ आ गई हो? चले शाबाश, गुड। अब अगर वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस डाउन टू अपवर्ड अपने आप को इंक्रीज करता है। वाई एक्सिस डाउन टू अपवर्ड अपने आप को इंक्रीज करेगा। तो जैसे इंक्रीज करता है, यहां पे जीरो है हमारे पास, जीरो से अगर हम लोग ऊपर जाएं तो वाई एक्सिस पर वैल्यू इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव होगी, जबकि जीरो से नीचे वाई एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव डिक्रीज हो रही है। बात समझ आई आप लोगों को? तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन की डाउनवर्ड वाई एक्सिस नेगेटिव, पॉइंट ऑफ ओरिजिन के अपवर्ड वाई एक्सिस पॉजिटिव, पॉइंट ऑफ ओरिजिन की लेफ्ट हैंड साइड एक्स एक्सिस नेगेटिव, पॉइंट ऑफ ओरिजिन की राइट हैंड साइड एक्स एक्सिस। अब देखिए भाई, एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के लिए तो मैं लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड यूज कर सकता हूं, लेकिन अप एंड डाउन साइड नहीं यूज कर सकता। और वाई एक्सिस के लिए मैं डाउन साइड एंड अप साइड यूज कर सकता हूं, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड नहीं यूज कर सकता हूं। आपको ये बातें क्लियर हो चुकी हैं? अब अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट्स आएंगे, तो अगर आप लोग गौर करें, कोई भी पॉइंट हो उस समय हमेशा एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? पॉजिटिव। और वाई की क्या वैल्यू मिलेगी? तो ऐसे पॉइंट्स, ऐसे इन पॉइंट्स को कहा जाता है कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स या कोऑर्डिनेट्स, इनको कहा जाता है कोऑर्डिनेट्स। ऐसे कोऑर्डिनेट्स, ऐसे पॉइंट्स जिनमें एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। बात क्लियर? जैसे हम लोग कहते हैं ना पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, केपीके, ऐसा समझे ये उसके प्रोविंस हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के। तो फर्स्ट प्रोविंस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन होगा? जिसमें एक्स एंड वाई की वैल्यूज पॉजिटिव हो। तो आप क्या बता सकते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन होगा? जिसमें एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई, ये सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास होंगे। एम आई राइट? तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से पॉइंट्स मौजूद होंगे जिनमें एक्स एंड वाई बोथ आर नेगेटिव? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन आएगा? एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। तो आपसे ये एमसीक्यूज किए जा सकते हैं कि कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हमने देखने उसके जस्ट साइन कि भाई पॉजिटिव है या, अगर दोनों पॉजिटिव हुए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, अगर दोनों नेगेटिव हुए, और अगर एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे मजीद। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।